क्या मैं सभी को दिख रहा हूँ, विजिबल हूँ? चलो। तो लास्ट क्लास में यार बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए थे ना। क्या रीजन है उसका तो नहीं पूछ सकती। क्लास आपकी छुट्टी चल रही होगी दिवाली की में भी। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने ना पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात किया था। अगर आपको याद हो तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात किया था। ठीक है जी, याद है? रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में बात किया था। क्या कितने बच्चों को याद है? थोड़ा थम्स अप कर देंगे, रेस कर देंगे, हैंड रेस कर देंगे, कुछ तो कर देंगे। रिएक्ट करते जाओ ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ आपको पता है, एटलीस्ट यू नो दैट कि व्हाट आई हैव टॉट यू ऑन द प्रीवियस क्लास। एंड मैंने आपको बेटा बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट इम्पोर्टेंट बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इम्पोर्टेंट। सही बात है क्या सर? मैंने आपको साफ साफ तौर पे बताया था। मैं 2 मिनट में रिकॉल करा देता हूँ मैंने क्या पढ़ाया था। मैंने ना 2 चार्ज लिया था, ठीक है? सुनना मेरी बात। मैंने 2 चार्ज लिया था, दोनों चार्ज आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, मान लो। ठीक है, रखे हुए हैं आर डिस्टेंस पे। मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना चाहता हूँ इन दोनों चार्ज के लिए। तो मैं क्या करूंगा सर? मैं दोनों चार्ज को सबसे पहले इन्फिनिटी पे भेज दूंगा, मतलब दूर दूर भेज दिया सर। भेज दिया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूर दूर भेज दिया। अब मैं एक चार्ज को लेके आ रहा हूँ, एक चार्ज को ऐसे लेके आ रहा हूँ कि सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। इसका मतलब मैं कांस्टेंट स्पीड से लेके आ रहा हूँ या तो फिर ऐसे लेके आ रहा हूँ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है तो सारा का सारा वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होगा सर? वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आपने पढ़ा है तो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा सर। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। हियर पोटेंशियल एनर्जी इज 0 क्योंकि मैं स्लोली लेके आ रहा हूँ। तो सारा का सारा वर्क डन स्टोर होने वाला है पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में। यस और नो सर? जो पहला चार्ज रहेगा उसको अपोज करने के लिए कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं है, दूसरा चार्ज इन्फिनिटी पे है। तो वर्क डन मान लो 0, कोई काम ही नहीं करना पड़ा, जस्ट अज्यूम। अब जैसे ये चार्ज आ चुका है सर, यहाँ मौजूद है, अब मैं दूसरे चार्ज को लेके आऊंगा तो दिस चार्ज विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट्स रीजन। सही बात है सर? अब इसके वजह से कुछ ना कुछ रिपल्सन या तो अट्रैक्शन होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यू नो वेरी वेल कि अब इस चार्ज को मैं लेकर आऊंगा सर, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज वर्क डन तो करना पड़ेगा। स्लोली लेके आऊंगा या फिर ऐसे लेके आ रहा हूं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है सर। एक्सलरेट क्यों नहीं करना उसका रीजन आपको पता होगा सर, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि एक्सलरेट क्यों नहीं कर रहा हूँ, है ना? मैंने आपको बताया था, चार्ज स्टेटमेंट आपको बताया था। इलेक्ट्रोस्टैट में हम स्टैटिक के बारे में बात करते हैं। दैट्स व्हाई मैं एक्सलरेट करके लेके नहीं आ रहा हूँ, मैं इसको स्लोली लेके आ रहा हूँ। स्लोली लेके आया तो सारा का सारा वर्क डन इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने वाला है। राइट? राइट सर? सही बात है क्या? सही बात है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो जब ये Q1 चार्ज को लेके आ रहा हूं तो Q2 चार्ज ऑलरेडी मौजूद है, तो Q2 चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल बनेगा। पोटेंशियल इज नोन एज वर्क डन to bring that Q1 charge from infinity to this P point per unit Q1 charge is potential। ध्यान से सुनना मेरी बात। पोटेंशियल अलग है, पोटेंशियल एनर्जी अलग है। पोटेंशियल पर यूनिट टेस्ट चार्ज डिफाइन होता है। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज पोटेंशियल, लेकिन वर्क डन ओनली इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान देने वाली बात है सर, ध्यान देने वाली बात है सर। ठीक है, जितना भी काम करूंगा सबके साथ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा सर। अब जैसी Q2 पहले से मौजूद है, ठीक है जी, या फिर Q2 को मैं लेके आ रहा हूं तो Q1 के वजह से पोटेंशियल जो बना था, मैंने लिखा था V1, आपके सामने दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा हो मैं आपको दिखा दूं, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ये दिख रहा है V1 किसके वजह से बन रहा है? Q1 की वजह से। V1 इज बेसिकली नोन एज वर्क डन बाय, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज किसको लेके आ रहा हूँ सर, सबको पता है ना? तो V1 अगर लिखना चाहूँ तो V1 होगा सर K Q1 बाई R, V1 ड्यू टू Q1। ठीक है, अब सर किसको लेके आ रहा हूं? मुझे एक चार्ज पे कितना काम करना होता है उसको पोटेंशियल बोलते हैं।
मुझे किस चार्ज पे काम करना है, किसको लेके आना है सर, Q2 को लेके आना है, तो Q2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया वर्क डन। तो V1 इंटू Q2 गिव्स यू द वर्क डन। सही बात है। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा KQ1 डॉट Q2 इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है सर? कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है सर कि नहीं आ रही है, या फिर से बता दो, कुछ बता दो। समझ में आ रही है क्या सर? समझ में आ रही है क्या सर? Potential energy is KQ1 dot Q2 upon R, whereas potential is KQ by R, whereas force is KQ1 dot Q2 by R square। तीन अलग अलग चीजें हैं। गलती एक भी हुई तो पूरा क्वेश्चन जाएगा हाथ से। एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है, तो ध्यान से पहले समझ लो, फिर हम बात आगे करेंगे सर। हाँ या ना सर, हाँ या ना? फिर ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि सर पोटेंशियल तो पहली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको रिलेशन बताया था कि क्या होता है सर। बेसिकली छोटा सा डीवी का मतलब होता है छोटा सा पोटेंशियल का चेंज, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल इज डीवी, वेयर एज कैपिटल डीवी इज बड़ा चेंज इन पोटेंशियल। तो छोटा सा पोटेंशियल का चेंज किसके बराबर होता है सर? माइनस ई डॉट डी आर। ई के ऊपर वेक्टर साइन है, डी के ऊपर वेक्टर साइन है। वेक्टर कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दिस इज मैग्नीट्यूड, ग्रीन मार्क। दिस इज डायरेक्शन, आई कैप। दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। This dr is also vector consist of magnitude and direction. Yes or no sir? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अगर y और z कांस्टेंट है, मतलब कि कोई फिक्स वैल्यू है, तो अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है, कहने का मतलब क्या है कि y की वैल्यू मान लो 2 मीटर है, मान लो, मानने में क्या रखा है, तो मैं इसका जब चेंज निकालूंगा तो हर वक्त y की वैल्यू क्या रहेगी सर? कांस्टेंट। कहने का मतलब चेंज ही नहीं हो रही है। मतलब 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर समय बढ़ रहा है, वो 2 मीटर पे खड़ा है, तो चेंज निकालूंगा कितना आएगा सर? 0। 2 मीटर माइनस 2 मीटर 0। इसका मतलब होता है कि अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो चेंज कितना आएगा सर? 0 आएगा। मान लो वाई जेड कांस्टेंट है तो डेल्टा वाई या फिर डी वाई डी जेड 0 आएगा। तो बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल किसके अलोंग आएगा सर? सिंपली किसके अलोंग आएगा? आएगा माइनस ई एक्स डी एक्स के अलोंग। समझ में आ रही है क्या बात सर? समझ में आ रही है? इससे जेईई मेंस में क्वेश्चन बनता है सर। ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं इस टॉपिक को। कितने लोग को क्लियर है सर? मैंने क्वेश्चन भी कराया था लास्ट क्लास में, एक बार क्वेश्चन को भी देख लो। पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स गिवन था, एक्स और वाई माइनस वाई जेड समथिंग गिवन था। द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द ई वेक्टर। समझ में आ रही है क्या? हाँ या ना? समझ में आ रही है क्या सर? सो गए सारे बच्चे? बढ़िया, नींद ले लो, सो जाओ। सोना नहीं है भाई, है ना? फिर ये आपको मैंने होमवर्क दिया था सर। कितने बच्चों ने होमवर्क कर लिया है? यस सर, नो सर, कुछ तो बोल देंगे। कितने बच्चों ने होमवर्क कर लिया है? मुझे इसका आंसर नहीं पता, मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा सर। सॉल्व करूँ क्या सर मैं? सॉल्व करूँ क्या सर? या किसी बच्चे का आंसर आ चुका तो बता दो प्लीज। किसी बच्चे का आंसर आ गया तो बता दो। क्या करना है सर? कुछ करना है क्या? डी वी होता है सर माइनस ई डॉट डी आर। ये रिलेशन सर ने मुझे पढ़ाया क्लास में, मुझे पता है। ई वेक्टर इज गिवन, यस सर। डी आर पता नहीं, लेकिन निकाल तो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब ई एक्स गिवन है, तो ई एक्स लिखूंगा सर अगर मैं, डॉट जब डी आर करता हूं तो आपको अच्छे से पता है ई एक्स के साथ में डी एक्स आता है सर। ई एक्स डी एक्स प्लस 2y डी वाई प्लस 3 जेड वेड तो है नहीं, क्या आएगा? डी जेड आएगा। कोई दिक्कत है सर किसी को? क्या करना पड़ेगा सर? डीवी मतलब होता है छोटा सा पोटेंशियल, हमको निकालना है 1 2 3 से लेकर 2 3 4 तक। अरे हाँ कि ना? अरे छोटे छोटे को जोड़ोगे तो पूरा डीवी की जगह क्या आएगा? वी आएगा। यस और नो? यस और नो सर? और यहाँ मैंने रिलेशन लिखवाया है, देखो यहाँ मैंने रिलेशन लिखवाया था ई एक्स डी एक्स ई वाई ई जेड डी जेड, बाहर में माइनस। यस और नो सर? वही मैंने किया, और कुछ नया नहीं किया दोस्तों, वही मैंने किया है बस। हाँ जी। अब लिमिट क्या बोल रहा है सर? V at 1 to 3 is 10 volts, find at 2 3 4। मतलब 1 से x कहां से कहां? 1 से 2 तक जा रहा है। ओके सर, 1 से 2 तक जा रहा है। y सर कहां से कहां? 2 से 3 तक जा रहा है सर। और z कहां सर? 3 से 4 तक जा रहा है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर।
ये आई कहाँ से आ गया सर, आई आई तो 1 हो जाएगा। 3x² को इंटीग्रेट करना आपको आता होगा तो क्या होगा सर, 3x³/3, नो दिक्कत, प्लस कितना आएगा 2y²/2, नो दिक्कत, प्लस 3z आ जाएगा सर। लिमिट लगाना है बस, लिमिट लगाना आपको आता होगा सर, बिल्कुल आता होगा। अब dv पूछ रहा है सर, dv सर कहाँ से कहाँ तक, v1 से v2 तक, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल लिखा है, dv का मतलब चेंज इन पोटेंशियल। अब v1 की वैल्यू गिवन है क्या सर, v1 की वैल्यू कितनी गिवन है सर, 10 वोल्ट गिवन है, कितना गिवन है 10 वोल्ट, v2 निकालना है। कोई दिक्कत है क्या सर, dv को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा, v आएगा, लिमिट v1 से v2 कितना आएगा, v2 माइनस v1। अरे हाँ या ना, या जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं मैं, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तलवारा के बच्चे समझ गए भाई, बाकी बच्चों को समझ नहीं आ रहा है क्या, प्लीज बता देंगे भाई, बता देंगे दोस्तों, आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में, आ रही है। सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा सर। मैं आंसर बता देता हूँ कितना आएगा, 8 - 1 7 दिख रहा है, 7 7 प्लस y² है, 9 - 4 5 प्लस 3z है, मतलब 4 - 3, ये आ गया 10 15, ये आ गया सर 15, माइनस में है ये भी, और इस तरफ है v2 माइनस v1 इक्वल्स टू -15, तो कितना आ गया -15 प्लस 10 मतलब -5, v2 की वैल्यू -5 आ रही है सर, हाँ या ना। सॉल्व हो जाएगा सर, सॉल्व कर लोगे, चलो कर लोगे यार, कर लोगे, करना पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया नहीं, बताऊंगा, अभी थोड़ा वेट करो। चलो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कुछ कुछ बातें बताई थी कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करना है तो वर्क डन 0 आता है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वे, सो इलेक्ट्रिक फोर्स विल आल्सो बी अलोंग दिस वे। अगर फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल सर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना होगा सर, मतलब कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, कब, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर किसी भी चार्ज को मूव करते हैं तो। और ये जो सरफेस बन रहा है, इमेजिनरी सरफेस जो बनता है, इमेजिनरी सरफेस जो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, जहां पर कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, अगर कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा दैट मीन्स वर्क डन 0 होगा। वर्क डन 0 मतलब कि हर जगह पे पोटेंशियल सेम। सर कैसे बोल रहा हूँ सर, मजा नहीं आ रहा है सर। अरे दोस्त, वर्क डन अगर 0 है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क डन अगर दोस्त 0 है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा सर, हर पॉइंट पे सेम नहीं आ जाएगा सर। अरे बोलो यार, बोलो बोलो यार, हाँ या ना। ये डीवी होता है एक्चुअली में, मैंने वी लिखा है, डीवी होता है, वर्क डन को इंटीग्रेट करके लिखना पड़ता है ऐसे। यहाँ डीवी होता है चेंज इन पोटेंशियल। अगर चेंज इन पोटेंशियल 0 आ रहा है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। अरे हाँ कि ना, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताओ। अरे दोस्तों, चेंज इन पोटेंशियल अगर 0 आ रहा है ना, तो चेंज का मतलब v2 माइनस v1 0 आ रहा है, तो v2 बराबर v1 है ना, तो सब पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो रहा है। अब जब ऐसे इमेजिनरी सरफेस, ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिसके अलोंग हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, उस सरफेस को हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कौन सा सरफेस सर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और मैंने आपको बताया था कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करते हो तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, बता चुका था। वो नेगेटिव साइन का मतलब ही क्या होता है, डिक्रीज को बता रहा है, हाँ या ना सर। इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने माइनस लगा मतलब डिक्रीज, हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, सारे बच्चों को पता है बात। अब देखो, जे एडवांस में क्वेश्चन पूछा है, जो हमने जस्ट अभी सॉल्व किया है वो एक तरीके से एडवांस का क्वेश्चन समझ लो। ये क्वेश्चन बच्चों से बन जाएगा सर, यस और नो, यस और नो। कितने बच्चे क्वेश्चन को बना सकते हैं सर, थोड़ा सा सोचेंगे। पहली बात ना, मैं ऐसे नहीं कि हुआ हुआ हम पढ़ लिए फिजिक्स पढ़ लिए सर हो गया, ऐसा नहीं होता फिजिक्स। पहले बातों को ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। कहने का मतलब सर, अच्छा, यहाँ मैंने लिमिट रीच कर लिया, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है।
एक सेकंड रुकना, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ना सर, ई डॉट डी आर को जब इंटीग्रेट करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझना, ताकि क्वेश्चन आपसे ना फंसे। एक बार सुन लोगे तो ध्यान हमेशा रहेगा। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं ना, तो हमारी एक हैबिट होती है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लेके आ जाते हैं सर, और डी आर को इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन ये तब पॉसिबल होता है ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, मतलब सब जगह पे सेम डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन पे उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, उसे यूनिफॉर्म कहते हैं। हर एक डायरेक्शन में अलग अलग मैग्नीट्यूड है तो उसे यूनिफॉर्म नहीं कहेंगे, तो हम उसे एक तरीके से कांस्टेंट ट्रीट नहीं कर सकते, तो हम उसको इंटीग्रेशन साइन के अंदर ही रखेंगे। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तभी हम उसको बाहर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन को ट्राई करना आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी कराया है ना सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है भैया, एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। चलो ये मैंने बता दिया था आपको, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था लास्ट क्लास में। चलो फिर मैंने बोला था सर कि वी विल डिस्कस अबाउट डाइपोल। मैंने डाइपोल का भी छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ था। अरे रोना नहीं है, रोना नहीं है ना। मैंने आपको डाइपोल के छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। डाइपोल इज बेसिकली, हंसना भी नहीं है, क्लास में ध्यान दो यार, ठीक है। बेसिकली दो सेम चार्ज, मतलब कि सर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर ये Q है तो ये भी Q होगा, लेकिन दोनों का अपोजिट साइन होना चाहिए। अगर ये प्लस Q है बेटा तो ये माइनस Q होना चाहिए। अगर ये प्लस 2Q है तो ये माइनस 2Q होना चाहिए। और इनका सेपरेशन जो होता है वो काफी छोटा होता है, तभी ऐसे सिस्टम को हम डाइपोल बोलेंगे। डाई का मतलब दो, पोल मतलब पता है आपको अच्छे से, दो पोल या डाइपोल कह लो, एक ही मतलब है सर। समझ में आई क्या बात? सेपरेशन शुड बी वेरी लेस, छोटा होता है सेपरेशन। हाँ जी, आ रही बात समझ में? तो डाइपोल इज बेसिकली ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होना चाहिए, बट अपोजिट साइन होना चाहिए। हाँ जी, आ रही बात समझ में? एंड सेपरेशन इज वेरी लेस, सेपरेशन डी इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही सर? आ रही है, नहीं आ रही सर? बोलो बोलो। आ रही है, आ रही है सर, सभी आ रही है, क्या बात है, क्या बात है। चलो जी चलो। अब ना डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं आपको बता दूं मैं। डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं बता दूं सर मैं आपको। ठीक है, इसको नोट करो। नोट कर लिए सर? अब कुछ कुछ बातें हैं, ध्यान से सुनना। ये डायपोल है, इनके बीच का सेपरेशन डी है। अब मान लो मैं कुछ कुछ आर एक पॉइंट है, उस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। चाहता हूँ, मेरी चाहत है सर, क्या दिक्कत है, चाहत है। तो ये जो आर आपको दिख रहा है और ये जो डी दिख रहा है, अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो डी काफी छोटा है आर से। क्या आपको समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या आपको समझ में आ रही है क्या? वो डी काफी छोटा है आर से। आर क्या है सर? डाइपोल से एक किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकालना हो, तो वो आर एज कंपेयर टू दिस डी इज वेरी लार्जर, है ना? अगर ये पेन को देखो तो ये पेन का डायमेंशन काफी बड़ा है, और इस नीब को देखो काफी छोटा है। दिस कंपेयर टू दिस इज वेरी लार्जर। सही बात है सर? आ रही बात समझ में? अब सर इलेक्ट्रिक डायपोल को लिखते कैसे हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल को लिखते हैं पी के ऊपर वेक्टर लगा के, क्यू क्यू, कोई भी क्यू चार्ज, क्योंकि दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, तो कोई भी क्यू चार्ज उठा लो और दोनों के बीच का सेपरेशन, मान लो अगर एल डिस्टेंस है तो क्यू डॉट एल। ठीक है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहेंगे सर? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मोमेंट शब्द जहां पे दिखे इसका मतलब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई को हो रहा है। मोमेंट शब्द जहां पे दिखे इसका मतलब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो रहा है।
मास मोमेंट बोलूं तो मास इंटू आर, मास मोमेंट, ठीक है। मोमेंट ऑफ मोमेंट बोलूं तो क्या होगा सर? मोमेंट ऑफ मोमेंट पता है किसी को? एम आर स्क्वायर बनेगा। मोमेंट पहले से था, ऑफ मोमेंट लगा दिया, मोमेंट लगाते जाओ, आर लगाते जाओ, ठीक है। तो इसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? अब इसका सर यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा सर? क्यू का यूनिट होता है कूलम, लेंथ का होता है मीटर, तो कूलम मीटर इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। सीजीएस में इसका यूनिट होता है सर डी बाय, डी बाय, डी बाय बेसिकली होता है सर 3 × 3 की पावर 10⁻³ कूलम मीटर। 3 × 3 × 10⁻³ कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है सीजीएस में, ठीक है। अब एल के ऊपर एक वेक्टर साइन है, पी के ऊपर वेक्टर साइन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन सा क्वांटिटी है सर? एक ये डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है क्या? अब इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉइंट क्या है? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा। ये बात अपने जहन में बसा लो सर। समझ में आ रहा है? दिमाग में बसा लो, जहां बसाना बसा लो सर। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही आपको? आ रही है नहीं आ रही सर? सभी को आ रही है क्या बेटा? चलो क्या बात है, क्या बात है जी। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो अब मैं इतना कुछ तो बता रही है सर, अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ इसके साथ साथ हल्का हल्का। देखो बेटा, ये देखो, ये कलर दिख रहा है आप लोग को? पिंक कलर सही दिख रहा है क्या? दिख रहा है, चलो क्या बात है यार। अब ध्यान से देखना, मान लो मैंने +Q चार्ज रखा है A,0 पे, यहां रख दिया है सर +Q चार्ज, यहां रख दिया है सर, ठीक है। मैं आपको यहाँ प्लस -2Q चार्ज रख दिया हूँ सर। कोई दिक्कत वाली बात है सर? कोई दिक्कत वाली बात है? ये बढ़िया सा क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको मैं, मस्त सा क्वेश्चन है सर। ध्यान से देखना सर, ध्यान से अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। सर कैसे निकालेंगे? फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। सिस्टम में कौन कितने चार्ज है सर? 3 चार्ज दिख रहे हैं क्या आपको? फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम मिस कर गया, डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। सर कैसे? मेरे को तो 3 चार्ज दिख रहा है, आपने तो 2 चार्ज पढ़ाया था, 2 चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के होंगे तो क्या होगा सर? डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, बट यहाँ तो 3 चार्ज है, कैसे निकालेंगे सर? सर बताओ सर, दुविधा फंस गया हम तो। बोलो बेटा बोलो, कैसे बनाएंगे? एनीवन, एनीवन लॉजिकल आंसर? बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। क्या मैंने आपको पहले क्लास या दूसरे क्लास में बताया था कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड? यस और नो? चार्ज इज क्वांटाइज का मैंने बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दिया था कि सर आप फ्रैक्शनली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। अरे हाँ या ना कुछ याद आ रहा है तो थम्स अप करेंगे। मैंने एक बॉल को ड्रॉप कहता है H स्टेप से, कुछ याद आ रहा है क्या? चार्ज इज क्वांटाइज वाली प्रॉपर्टी है क्या? है ना? है ना जी? तो क्या मैं इस -2Q चार्ज को, क्या सर मैं, हाँ जी सर, क्या सर मैं इससे ऐसे लिख दूं तो सर कोई दिक्कत वाली बात है क्या आपको? कोई दिक्कत वाली बात है क्या सर? -Q और -Q लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? -2Q हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सर? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं सर। एक -Q एक +Q, ए डिस्टेंस दूर, ए डिस्टेंस दूर, क्या डायपोल बन सकते हैं सर? बिल्कुल बन सकते हैं सर, यस सर। हाँ या ना? डायपोल मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज डायपोल मूवमेंट हो गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब ये बचा, ये भी क्या हो जाएगा सर? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये भी बन गया एक डायपोल, यस और नो? तो 2 डायपोल बन गए सर। अरे हाँ कि ना? बोलो बेटा, अरे बोलो, रेस्पॉन्ड करो। 2 डायपोल बने कि नहीं? डायपोल का मतलब ही 2 पोल होना चाहिए था, यहाँ पर 2 डायपोल है सर। हाँ या ना? अब डायपोल मोमेंट डिफाइन करने के लिए मैंने बताया था एनी ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, नो डाउट सर।
ये डायपोल मोमेंट Q इंटू ए हो गया, ये डायपोल मोमेंट भी क्या हो गया सर, Q इंटू ए। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है, यस और नो, यस और नो, फटाफट। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? ठीक है। अब सर दो वेक्टर हैं, दोनों 90 डिग्री से सेपरेटेड हैं, तो वेक्टर एडिशन अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता होगा तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना सबको आता है सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। तो बेसिकली कितना आ जाएगा मेरे को पता है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, पी नेट आएगा सर √2 टाइम्स पी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड √2 पी का वैल्यू क्या है, क्यू इंटू ए। ये आ गया नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। कितने लोग को ये बात समझ में आ गई बता दो, बता दो, बता दो, बता दो। कितने लोग को ये बात समझ में आ गई बता दो फटाफट। हाँ डायपोल डायपोल चलेगा। नहीं आ रही तो बता दो, आ रही तो भी बता दो। लेकिन अगर तुम कैजुअली बैठे हो ना मेरे क्लास में, ऐसे गप्पे लड़ा रहे हो, चुपचाप बैठ गए हो, सर तो बता रहे हैं मैं तो यूट्यूब कर लूंगा, XYZ कोचिंग से पढ़ लूंगा, पढ़ ले भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मेरा मोटो है तू पढ़ कहीं से भी, कहीं से भी पढ़ो तुम, लेकिन पढ़ो। आ रही बात समझ? लेकिन अपना टाइम तो कम से कम वेस्ट मत करो ना। अगर तुम यहाँ बैठे हो 1 घंटे के लिए तो एटलीस्ट यू शुड गिव फोकस एंड बी अलर्ट इन द क्लासरूम। टाइम की अहमियत है ना बेटा, वो समझोगे धीरे से। तो अगर यहाँ बैठे हो तो सुन लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 1 घंटे में सीख जाओगे। क्या फिर तुम जाके यूट्यूब 4 घंटा लेक्चर देखने बैठोगे, 1.2x करोगे? उससे बड़े क्लास में सीख लेना बेटा, क्या दिक्कत है? आगे सबको बात समझ में? चलो, अगर आ गई तो मैं आगे चलता हूँ फिर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखना सर, थोड़ा स्पीड करेंगे। मजा आ रहा है कि बोर हो रहे हो बता दो। 11th के बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे थे बढ़िया से, 12th के बच्चे क्या होगा, सो गए हैं लगता है। तुमको ज्यादा एनर्जेटिक होना चाहिए अभी के टाइम पे। हाँ रिस्पॉन्ड आ रहा है अब, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ये डाइपोल एक लेक्चर बचा है बस, फिर हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़ लेंगे, फिर हम गॉस लॉ पढ़ के इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, इलेक्ट्रोस्टैट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सारे चीज रिवाइज करते जाना साथ साथ में, ऐसे नहीं कि पढ़ लिया सर बता दी तो हो गया, अपने तरीके से अपने साइड से पैकअप करना है। ठीक है। अब सर ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस मैंने अज्यूम किया है 2L डिस्टेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ये डाइपोल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये डाइपोल है। अब डाइपोल की वजह से इस पिंक लाइन के अलॉन्ग, इस पिंक लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्या बोलेंगे सर, एक्सियल लाइन, क्योंकि एक्सिस में आ रहा है तो एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन में इस डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, किसी भी तरफ निकाल सकते हैं, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, जहां आपका मन करे। मेरे को मन कर रहा है मैं इजी के लिए राइट हैंड साइड पे निकालने की कोशिश करता हूँ। मान लो यहाँ पास एक मैंने मार्क किया है, ये देखो बेटा, ये पी पॉइंट है यहाँ पास, ये पी पॉइंट एक्सिस पे है, पी पॉइंट। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, निकालना है, देखो कैसे निकालूंगा। अब ये पी पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है सर, आर डिस्टेंस पे है, किससे, डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस दूर है पी पॉइंट। समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब इस प्लस क्यू चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलता है। मैं आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पास। जब जब आपको प्लस क्यू चार्ज दिखे कहीं भी तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। और इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड, रेडियली, रेडियस डायरेक्शन पे निकल रहा है, इसे कहते हैं रेडियली। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इमेजिनरी होते हैं, असली में नहीं निकलता, दिखता नहीं हमको, हम मानते हैं कि ऐसा निकल रहा है। जब नेगेटिव चार्ज दिखेगा तो उसके अंदर रेडियली इनवर्ड्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या बात? ये मैं अभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बताऊंगा आपको, उससे पहले मैंने आपको यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया। क्लियर है क्या सर, क्लियर है क्या सर, क्लियर। अब
इस प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस इस पी पॉइंट से करीब है, तो इसके वजह से क्यू चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे बाहर की ओर निकलेगा। मैं इसको लिख देता हूँ ई प्लस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत है क्या? बोर्ड्स में इसका डेरिवेशन आता है बेटा, बोर्ड एग्जाम में इसका डेरिवेशन आता है। कोई दिक्कत है क्या सर? माइनस क्यू चार्ज की वजह से देखो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होना चाहिए? सारे बच्चे बोलेंगे लेफ्ट होना चाहिए कि राइट होना चाहिए? आंसर नहीं आ रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पी पॉइंट बाहर लेफ्ट होना चाहिए राइट होना चाहिए? नो आंसर कमिंग। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस तरफ होना चाहिए, इसको मैं ई माइनस लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि इसके लिए रेडियली इनवर्ड्स, इसके लिए रेडियली आउटवर्ड्स। अब क्यू चार्ज पी पॉइंट से बहुत करीब है, सही बात है, तो ज्यादा डोमिनेटिंग कौन होगा सर? जो करीब होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। अरे हाँ कि ना? दो मैग्नेट को जब करीब लाओगे तो जो करीब होगा वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड फील्ड कर पाएगा ना। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डोमिनेटिंग होगा पी पॉइंट पे एज कंपेयर टू माइनस क्यू की वजह से। कितने लोग ये बात को मान लेते हैं सर? बिल्कुल मानना पड़ेगा सर। ठीक है, अब आपको किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सभी बच्चों को आता है। अगर मैं प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं, मतलब कि ई प्लस लिखूं सर, तो बच्चों बोल रहे हैं कितना होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। उस प्लस क्यू चार्ज का कितना डिस्टेंस है पी पॉइंट से? सारे बच्चे बोलेंगे सर दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l, तो यहां से यहां डिस्टेंस l होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। तो इस प्लस क्यू चार्ज से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? r माइनस एल होगा कि नहीं होगा? बता दो आप ही लोग, होगा कि नहीं होगा सर? होगा ना? होगा बिल्कुल। तो r माइनस एल का स्क्वायर, ई प्लस लिख दिया। वैसे ई माइनस लिखना है तो क्या होगा सर? के क्यू, ई माइनस को ध्यान से देखो कितना है सर डिस्टेंस है, ये एल डिस्टेंस है और आर डिस्टेंस है, क्या हो जाएगा? आर प्लस एल का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर, तो नेगेटिव चार्ज। यस और नो? यस और नो? अब आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब अगर मुझे ई नेट लिखना है उस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे, तो ई नेट इक्वल्स टू ई वन के वजह से, मतलब प्लस के वजह से, प्लस ई माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यस और नो? इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ सर। ठीक है, और यहाँ पर जब भी लिखेंगे तो चार्ज को विथ साइन प्लेस करना पड़ेगा, विथ साइन। हाँ जी, लिखो सर। ई प्लस का फार्मूला कितना था? के क्यू आर माइनस एल का स्क्वायर प्लस के क्यू आर प्लस एल का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ बस माइनस साइन पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? बेसिकली ये प्लस बन जाएगा माइनस। यस और नो? ये प्लस बन जाएगा सर माइनस। अरे हाँ या ना? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। चलो, तो आप सॉल्व कर लो। के क्यू आर माइनस एल स्क्वायर है, तो मैं के क्यू दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। के क्यू कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा? 1 - r - l का स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं, माइनस आर प्लस एल का स्क्वायर। सारे बच्चों को एलसीएम लेना तो आता होगा, मुझे पता है कि आपको एलसीएम लेना आता है। ए माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, होता है। हाँ, तो जब आप ऊपर सॉल्व करोगे तो आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर। अरे हाँ या ना? बेसिक मैथ्स यार, ये तो करना पड़ेगा आपको अपनी तरफ से, ये तो करना पड़ेगा सर। कैसे हुआ ये तो आपको करना पड़ेगा। बच्चे यहीं फंसते, मैंने जितना पढ़ाया मुझे पता है, बच्चे यहीं फंसते। जब आप इसको पूरा ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये बन जाएगा 2 r l, 2 r l बनेगा। सॉल्व कर लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक ये शैतानी बच्चे क्या कर रहा है खड़े होके यहाँ पर? स्टिकर लगा रहा है।
पहले दोस्त कॉपी किताब निकाल के पढ़ ले इसको, और कॉपी खुला नहीं है। बठिंडा के बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, कॉपी तो खुला ही नहीं टेबल पे। ठीक है, 2RL बनेगा, और सामने क्या लगा हुआ है, KQ भी लगा हुआ है, KQ। ठीक है, KQ बनेगा। अब सर नीचे क्या आएगा सोल्व करने के बाद बेटा, नीचे आएगा R² माइनस L² की पावर स्क्वायर। एक सेकंड, यार क्या हो गया गड़बड़, मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, कितना आया था बेटा बताओ तो, बताओ कितना आया था। 2RL KQ अपॉन R² माइनस L² की पावर स्क्वायर आई थी। ई नेट की वैल्यू यस और नो, आई थी कि नहीं आई थी, इंटू 2 और आएगा। अरे हाँ या ना, अरे आई थी कि नहीं आई थी, इतना आ रहा है सॉल्व करने के बाद सारे बच्चों का, आ रहा है। ठीक है, अब सर एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर मैं डायपोल मोमेंट लिखने जाऊं तो डायपोल मोमेंट होना चाहिए सर कोई भी एनी ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, और सेपरेशन मैंने कितना माना था, 2L माना था, यस और नो। तो क्या ये डायपोल मोमेंट बन गया, तो 2 × L × Q को मैं क्या लिख सकता हूं सर, P लिख सकता हूं क्या, Q को, L को और 2 को लिख सकता हूं P, तो P लिख दिया, सामने एक 2 बच गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। और बचा R और बचा K अपॉन R² माइनस L² बाई का स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब सर यहाँ एक नेग्लेक्ट करना होगा एक टर्म को सर, ध्यान से देखना सर, मैंने क्या बोला था, R डिस्टेंस है, L सेपरेशन है, और जब डायपोल तभी होता है जब L काफी छोटा होगा और R बड़ा होगा, हाँ कि ना सर। ये अजम्पशन माना था, L इज द सेपरेशन बिटवीन द पोल्स ऑफ द चार्ज, मतलब चार्ज का सेपरेशन, और R इज द पॉइंट और डिस्टेंस फ्रॉम द डायपोल, जो कि बड़ा होता है हमेशा। तो R इज बड़ा, L इज छोटा, तो R इज बड़ा, L इज छोटा, तो यहाँ पास नीचे वाले टर्म में L को नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये 2PRK अपॉन, क्या हो रहा है, कोई नहीं कोई नहीं, ऐसा नेट की वजह से हो जाता कभी कभी। 2PRK अपॉन R² माइनस L² की पावर स्क्वायर, मैंने आपको बताया नीचे वाला L को नेग्लेक्ट करेंगे, जैसे नेग्लेक्ट करूंगा तो R² की स्क्वायर बनेगी R4, तो फाइनली 2PRK अपॉन R4 टी नेट बन रहा है, यस और नो। और जैसे R4 R का काटूंगा तो कितना आएगा, बेसिकली आंसर आएगा 2KP/R³ आ रहा है ई नेट की वैल्यू। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही सर, ये कुछ ग्लिच की वजह से ये मैंने जो लिखा था वो चला गया, आपने अपने नोट में लिखा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। अरे हाँ, या फिर से बता दो, हाँ या फिर से बता दो, बताओ बेटा, बताओ बताओ समझ में आई कि नहीं, ये बोर्ड्स में आता है डेरिवेशन। ठीक है, ये हो गया ई नेट, किस पॉइंट पे सर, एक्सियल पॉइंट में। डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है मेंस में कि एक्सियल पॉइंट पे डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2KP/R³। P क्या है, डायपोल मूवमेंट, K क्या है सबको पता है, 1/4πε0, यस और नो, 2KP/R³। अब सर इसको बोलते हैं कि वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ, वेक्टर फॉर्म में लिखा है क्या, अभी नहीं लिखा है। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, मैंने बताया था डायपोल मूवमेंट होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ठीक है जी, और मैं इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा था P पॉइंट पे,
डोमिनेटिंग कौन था सर? पॉजिटिव चार्ज डोमिनेटिंग था, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज का मान लो, बड़ा वाला, और ये हो गया रेड वाला छोटा वाला। डोमिनेटिंग कौन है सर? बड़ा वाला ग्रीन वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? जिस तरफ ग्रीन वाला होगा, मतलब आउटवर्ड्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर आ रहा है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? ई नेट आ रहा है बाहर की ओर, जिस तरफ ग्रीन वाला है। और डायपोल मोमेंट भी किस तरफ है? लेफ्ट टू राइट। जिस तरफ ई नेट है उस तरफ डायपोल मोमेंट भी है। तो इसको अगर वेक्टर फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो पी के अलोंग ई नेट है, तो ऐसा कौन सा वेक्टर है जो पी का डायरेक्शन को बता सकता है? दैट इज बेसिकली, अगर मैं पी कैप को इंट्रोड्यूस कर दूं, अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं, इसको पी कैप इंट्रोड्यूस कर दूं, सुनना मेरी बात, सुनना सुनना मेरी बात। पी कैप क्या है सर? यूनिट वेक्टर है। किसका? डायपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज ओनली अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 एंड विच डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो पी का डायरेक्शन बताने वाला कौन है? पी कैप है। जिस तरफ पी कैप है उस तरफ ही ई नेट है। मेरी बात को समझ में आ रही है या क्या बोल रहा हूं? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है वेक्टर। किसी भी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना सर? अरे बोलो भैया, वेक्टर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो पी डॉट पी के क्या बन जाएगा सर? टू के पी वेक्टर, टू के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ले बेटा, ये बन गया तेरा ई नेट वेक्टर। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बोलो बेटा। जो अच्छा बच्चा है वो ध्यान से सुन रहा होगा। सारे अच्छे बच्चे हैं, लेकिन सारे बच्चे क्या है ना, सेम एनर्जी के नहीं होते। कुछ लोग कैजुअल लेते हैं, ऐसे बैठ गए हैं बस। जो ध्यान से सुन रहा होगा बच्चा, वो मजा ले रहा होगा क्लास का। अरे मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा, बता दो यार। आ रहा है? ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, याद होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में भी और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी। ठीक है, नोट करना है, नोट कर लो। डाइपोल डाइपोल करना होगा, ये डाइपोल आज खत्म होगा। ठीक है, नोट हो जाए तो हैंड रेस कर देंगे बेटा। क्या बात है। ठीक है, अब जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ इक्विटोरियल पॉइंट पे कैसे निकालेंगे। ये इंटरेस्टिंग है। ये सब क्यों बता रहा हूँ? ताकि बेटा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ अपने तरीके से। खाली फॉर्मूला लिखा दूंगा तो कोई बात बात ही नहीं रहेगी, फिर डिफरेंस क्या रहेगा ना? आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए तो क्या ही मतलब। चलो, ये अगेन एक डाइपोल है, इनका सेपरेशन 2L है। कोई दिक्कत है क्या? हमने एक्सिस पे निकालना सीख लिया, अब दोनों डाइपोल के परपेंडिकुलर पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ। दोनों डाइपोल के परपेंडिकुलर पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे। इसे कहते हैं इक्विटोरियल पॉइंट। ये एक पॉइंट है पी पॉइंट। हाँ जी, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या बेटा? फटाफट बोलेंगे। यस सर, नो सर। ठीक है, सिंगल सिंगल चार्ज की वजह से ध्यान से एक बार देखना, ये पी पॉइंट सर आर डिस्टेंस दूर है सेंटर ऑफ द डाइपोल से। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा सर, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड्स निकालता है क्यू चार्ज। तो कुछ इस तरफ होगा ऐसे, हाँ या ना? मैंने एरो बना के दिखाया। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये खींचता है अपनी ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होगा। और कैसे खींचेगा सर? हाँ या ना सर? देख लो सर, देख लो सर, देख लो। माइनस क्यू बेसिकली कुछ ऐसा खींचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, और प्लस क्यू बेसिकली कुछ ऐसा पुश करेगा। अरे हाँ या ना? बोल दो बेटा, बोल दो यस और नो। पहले इस बात समझ में आई कि नहीं? कोई डोमिनेटिंग वोमिनेटिंग अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों सेम डिस्टेंस पे है, दोनों चार्ज इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे है। ये जो लाइन खींचा हुआ है दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। हाँ जी, समझ में आ गया? चलो, मान लो सर, मानो सर, ये अगर थीटा बना रहा है, ये भी अगर थीटा बना रहा है, तो ये एक वेक्टर है। ये ई प्लस लिख रहा हूं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। दिस रेड इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नो डाउट सर।
दिस इज गोइंग टू बी एल, दिस इज आर, सो दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यस और नो? सारे बच्चे बोलेंगे यस सर, यस सर। यस सर और नो सर। हो गया, लिख दिया सर, यहाँ लिख दिया है देखो, है ना? अब दो वेक्टर है, एक वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। अब ध्यान से मैं दूसरे पेज में आपको बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को बना के दिखा रहा हूँ। ई माइनस ई प्लस, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा होगा। हाँ या ना? तो जितना थीटा यहाँ पर दिख रहा है उतना थीटा यहाँ नहीं होगा सर, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, यस और नो? थीटा, हाँ या ना? ये अगर रेड वाला मार्क थीटा है तो क्या ये भी थीटा नहीं होगा सर? बोलो बेटा, हाँ या ना? वर्टिकली अपोजिट एंगल, यस और नो? बोलो बेटा। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर की ओर कौन आएगा? ई साइन थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इस तरफ कौन आएगा बेटा? ई कॉस थीटा, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यस और नो? ई माइनस का देखूंगा तो नीचे की ओर कौन आएगा सर? ई माइनस के लिए आएगा ई माइनस का साइन थीटा, इधर अगेन कौन आएगा? ई का कॉस थीटा। अरे हाँ कि ना? तो जो ई साइन थीटा नीचे बन रहा है ड्यू टू रेड लाइन दिख रहा है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ई साइन थीटा ड्यू टू प्लस चार्ज, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे बिकॉज सेम चार्ज, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। तो ई साइन थीटा ऊपर वाला और ई साइन थीटा नीचे वाला विल कैंसल टुगेदर। क्या हो रहा है ये? ठीक है, होते रहता है ऐसे, दिक्कत होते रहता है कभी कभी यार। कोई नहीं कोई नहीं, मैं बता देता हूँ फिर से। मैंने आपको बताया था ये ई साइन थीटा ऊपर वाला और रेड लाइन वाला जो ई साइन थीटा है नीचे वाला, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे सर, यस और नो? यस और नो सर? कितने बच्चे ये बात को समझ पा रहे हैं सर? समझ पा रहे हैं क्या? और बेसिकली ई कॉस थीटा हो जा रहा है दोनों का ऐड। अरे हाँ या ना? तो ई नेट कितना आ गया सर? ई नेट आ रहा है कितना सर? 2 टाइम्स ई ऑफ कॉस थीटा, यस और नो? मैग्नीट्यूड वाइज लिखूंगा, यस और नो? वेरी यस सर। ई का वैल्यू ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन बेटा जब यहाँ पर देखेगा तू चार्ज को, एक क्यू चार्ज यहाँ मौजूद है, ये पी पॉइंट यहाँ मौजूद है, आर स्क्वायर मतलब क्यू से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर, यस और नो? तो क्या होगा सर? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, ये तो आर हुआ, का स्क्वायर के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो ये हो गया ई। लिखना क्या है हमको ई नेट के लिए? 2 ई कॉस थीटा। तो 2 ई कॉस थीटा। अब ध्यान से इस ट्राइंगल में कॉस थीटा को देखो, कॉस थीटा क्या बनेगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या? एल, हाइपोटेनस कितना है सर? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही है भाई? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही, चलो बच्चे कम से कम अलर्ट तो हैं, सुन तो रहे हैं, वेरी नाइस। तो लिख दो कॉस थीटा क्या होगा? एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये बन गया ई नेट की वैल्यू। अब जब मैं सब कुछ को सॉल्व करूंगा, 2 इंटू क्यू इंटू एल क्या बनेगा? सारे बच्चे समझदार हैं, पी का फॉर्मूला क्या होगा? Q इंटू 2 इंटू एल, यस और नो? पी बन जाएगा सर। तो आंसर आ रहा है ऊपर में के पी, नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और रूट ओवर भी है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, यस और नो? वेरी यस सर। डाइपोल तभी बनेगा जब आर इज ग्रेटर देन एंड एल इज लेस देन। तो नीचे वाले में एल को नेग्लेक्ट कर दोगे तो नीचे में पावर कितना आएगा? के पी बाई आर क्यूब। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बोल दो यार। तो फाइनली कितना आ रहा है? 2 के पी बाई आर क्यूब, यस और नो?
यस और नो सर? ठीक है दोस्तों, एक्सियल पॉइंट पे कितना आया था 2 kp/r³, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना है kp/r³। तो एक बात याद रखना बेटा कि इक्वेटोर एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 times इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज 2 times इक्वेटोरियल पॉइंट का 2 times। सही बात है, ठीक है। अब सर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो ध्यान से देखना, kp/r³ को ध्यान से देखना। ई नेट किस तरफ आ रहा है सर? लेफ्ट साइड में। डाइपोल मूवमेंट किस तरफ होगा सर? लेफ्ट चार्ज से लेकर राइट चार्ज की ओर। अरे हाँ या ना? डाइपोल मूवमेंट होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। बोलो यार, मजा नहीं आ रहा है। ग्रीन लाइन को और येलो लाइन को ध्यान से देखो, क्या दोनों अपोजिट नहीं है सर? जिस तरफ डाइपोल मूवमेंट है उसके उल्टा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, तो पी के अपोजिट में डायरेक्शन बताने वाला यूनिट वेक्टर कौन होगा सर? पी के अपोजिट में डायरेक्शन बताने वाला यूनिट वेक्टर कौन होगा? वो होगा सर -p कैप। अरे हाँ या ना? -i कैप बताएगा कौन? -p कैप। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। तो क्या आएगा? -2 kp/r³ इज द इलेक्ट्रिक नेट फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है सर? आ रही है, ठीक है। वही चीज मैंने आपको यहाँ लिखा है, ये देख लो। ये ई नेट जो लिखा है किसी जनरल पॉइंट के लिए, किसी थीटा एंगल पे निकालने के लिए, वो मैंने डिस्कस नहीं किया अभी। मैंने आपको एक्सियल पॉइंट बता दिया और इक्वेटोरियल पॉइंट बता दिया। देख लो आप, पोटेंशियल आप आराम से निकाल सकते हो, पोटेंशियल निकाल लोगे। इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल सर 0 होता है, एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल होता है kp/r²। kp/r², ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ये जनरल पॉइंट के लिए मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास पे। डाइपोल डाइपोल ऑलमोस्ट खत्म है सर। कितने बच्चों को समझ में आए क्लास आज की? ठीक है, समझ में आए तो वेरी गुड, पढ़ के आएंगे। कोई डाउट है तो डाउट लेके आएंगे, ठीक है। जनरल पॉइंट पे कल के शुरू के 5 मिनट में डिस्कस कर लूंगा, फिर हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़ लेंगे, फिर हम गॉस लॉ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास पे। सो थैंक यू क्लास, विल सी यू टुमारो। पढ़ो आराम से, मजे करो, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ते रहो। चलो, बाय बाय।